कहते हैं कि उस कुएं में अगर जब पानी निकाला गया तो पानी नहीं निकला था, खून निकला था। गांव के लोग बड़े परेशान हो गए, आतंकवादी से टक ली, हड़ताल स्टार्ट कर दी, लोगों ने रैलीज निकाली, वर्कर्स ने स्ट्राइक करवा दिया, दुकानें बंद करवा दी। हेलो, वेलकम टू एजुकेशनल हाइट्स। Today we are going to discuss some important questions of nationalism in India class 10 CBSE। मैं जानता हूँ अभी CBSE के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं, सो देर आर सम क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो चालू करते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में जरूर आएंगे, ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस है जो 5 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वो हमारा है नेशनलिज्म इंडिया के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्या इफेक्ट हुआ। पहला वर्ल्ड वॉर आप जानते हो 1915 से लेके 1918 तक हुआ था। इंडिया हमारा एक कॉलोनी था, ब्रिटिशर्स था, तो ब्रिटिशर्स की ओर से हम लड़ रहे थे। सो वी होप दैट ब्रिटिशर्स हमें पहले वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें आज़ादी दे देंगे, इसलिए हम ब्रिटिशर्स की तरफ लड़े। बट पहले वर्ल्ड वॉर का इंडिया पे क्या असर हुआ, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, दैट इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सी, द वॉर क्रिएटेड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। वॉर की वजह से हमारे देश पर इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल असर हुआ था। अब वॉर की वजह से क्या इकोनॉमिकल इफेक्ट हुआ था? देखिए, ब्रिटिशर्स ने 2 तरह के टैक्सेस इंट्रोड्यूस किए था। पहला जो टैक्स है वो है इनकम टैक्स। जो भी आपका प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के पे किसानों का जो प्रोडक्शन था उसका 1/10 ये ब्रिटिशर्स को देना पड़ता था। सो इकोनॉमिकल इफेक्ट होगा, इनकम, आपके इनकम पे टैक्स लगा दिया, दैट इज इनकम टैक्स। एंड इट second one that is कस्टम ड्यूटीज जो आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उसके भी टैक्स लगा दिया। इट लीड्स अ ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर व्हिच वाज फाइनेंशियल बाय वॉर लोन्स। मतलब ब्रिटिशर्स को वॉर करते समय यहाँ पे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। दैट्स व्हाई ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज लगा दिया। यहां बहुत सारा पैसा डिफेंस पे खर्चा कर रहा था, तो उन्होंने वॉर का जो खर्चा है वो इंडिया के लोगों से उनके 2 तरह के कस्टम ड्यूटीज एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। टू फुलफिल लोन डिमांड, टैक्सेस वेर इंक्रीज, कस्टम ड्यूटीज वेर रेज। तो पहले उन्होंने कस्टम ड्यूटीज लगा दिया, एंड नॉट ओनली दिस, अ न्यू टैक्स इन अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस। सो हियर वी कम टू नो custom duties was increased, and second one that is new tax, that is income tax was introduced. So अब क्या हुआ, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इफेक्ट क्या है? तो देखिए, प्राइसेस वेरी इंक्रीज। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे, देखो आपको 2 तरह के टैक्स पे करने हैं। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। 1930 से लेके 1980 के बीच में यहां प्राइसेस डबल हो चुकी हैं, और इसके इफेक्ट कॉमन पीपल पे हुआ। जब एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस डबल हो जाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? जब एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो लोगों का जो इनकम है वो लेस हो जाएगा। पहले तो 2 तरह के टैक्स ये हम पे कर रहे हैं, उसमें साथ जो गुड्स हैं, जो इसेंशियल गुड्स हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं डेली रूटीन लाइफ में, उसके प्राइसेस बढ़ गए। सो इट हिल्स द कॉमन पीपल। इकोनॉमिकली लोग परेशान हुए, लोगों के जीवन पे काफी असर हुआ। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए, और गांव के लोगों को कहा गया कि दे शुड जॉइन द आर्मी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो व्हाट, villages were told to supply soldiers through the forced recruitment in rural areas. Britishers told that Indian people should join the army of free of cost. So गांव के लोग बड़े परेशान हो गए, आतंकवादी से टक ली। सो गांव के लोग कैसे परेशान हो गए, लोगों को कहा कि भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आर्मी में ज्वाइन होना है। ये तो काफी, वी कैन इमेजिन दैट किसी को भी बिना पैसे की यहाँ पे गोलियां खाने के लिए कहा गया है। वॉर हमारा नहीं है, हम उनके लिए लड़ रहे हैं। पहले तो हम इकोनॉमिकली 2 तरह के टैक्सेस पे करें, वी आर पेइंग टैक्सेस, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, एंड वन मोर, प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स वेर इंक्रीज। इसके वजह से सोशल और पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गया। पहला तो इकोनॉमिकल टैक्सेस पे करें, इकोनॉमिकल सिचुएशन चेंज हो गया। पॉलिटिकल सिचुएशन कैसे चेंज हुई, जैसे गांव के लोगों को कहा दे शुड ज्वाइन द आर्मी फ्री ऑफ कॉस्ट,
It created a situation among the people that people were in angry mood. लोग बड़े गुस्से में आ गए, पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया का चेंज हो गया. See, during 18 and 90s, crops are being fed. When we read this question, we will come to know one thing that साइकिल चेन है, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे. पहले टैक्सेस बढ़ा दें, बाद में इसेंशियल गुड्स के प्राइसेस बढ़ा दिए, देन गांव के लोगों को कहा आर्मी में ज्वाइन हो जाओ. देन व्हाट हैपन, 18 और 19 के बीच में क्रॉप्स फेल हो गए. एज द क्रॉप बीइंग फेल्ड, जैसे क्रॉप फेल हो गए इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जैसे क्रॉप फेल हो जाते, हार्वेस्ट आपकी फसल बर्बाद हो गई तो क्या होगा, ड्रॉट, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा. सो इट क्रिएट अ ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द इंडियन पीपल. सो प्राइसेस गुड्स के बढ़ चुके हैं, लोग फसल नहीं निकलेगी तो लोग कैसे इनकम टैक्स पे करेंगे, लोगों के लिए एक काफ़ी प्रॉब्लम था. देन स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा डिसीजेस, एज वी नो दैट अर्ली नाउ रिसेंटली वी फेस दिस प्रॉब्लम. कोरोना 100 साल में एक बार बीमारी आती है कहते हैं. तो देखिए 18-19 के बाद में यहाँ इपिडेमिक डिसीजेस फैले, प्लेग जैसी बीमारी है ना, चूहे के काटने से होती है, प्लेग की बीमारी, इन्फ्लुएंजा डिसीज हुई. एंड व्हाट एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन, 12 to 13 मिलियन पीपल डाइड. ये था 12 से 13 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 1 मिलियन के मतलब 10 लाख होता है, तो 12 से 13 मिलियन लोग मर गए यह प्लेग की बीमारी से. सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज जस्ट बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर. So I hope this question is clear to you. Now, when did Gandhiji came in India? Gandhiji came in India in 1915. Jan 1915 Gandhiji India आए हैं. Then Gandhiji take a tour in India. गांधीजी ने इंडिया में एक टूर लिया. देन ही कम टू नो सर्टेन प्रॉब्लम्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत जगह पे काफ़ी समस्या है, दिक्कत है. तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी व्हेन ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, या साउथ अफ्रीका में जब भी गांधी जी थे तो वहाँ भी उन्होंने 2 मेथड्स अपनाए थी, 2 नॉवल मेथड्स ही हैज इंट्रोड्यूस इन साउथ अफ्रीका, दैट इज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. ही स्टार्टेड सत्याग्रह ओवर देयर. सो यहाँ पे जब भी किसानों के प्रॉब्लम्स आए, गांधी जी को किसानों ने बुलाया तो गांधी जी ने सत्याग्रह इंट्रोड्यूस किया. सो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी. नाउ सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य का आग्रह. वी शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ, सत्य को अपनाना है. और सत्याग्रह का मीनिंग क्या है, गांधी जी ने लोगों को एक्सप्लेन किया. व्हाट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह अकॉर्डिंग टू गांधी जी. गांधी जी केम इन 1915 एंड गांधी जी ने सत्याग्रह का मतलब लोगों को बताया. द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइजेस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर सर्च फॉर ट्रूथ. सत्याग्रह का मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस सच के ऊपर देना है. वी शुड एक्सेप्ट द ट्रूथ, वी शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द ट्रूथ एंड वी शुड सर्च फॉर द ट्रूथ. सत्य को अपनाओ, सत्य को खोज के निकालो. इट सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, आप जिससे फाइट कर रहे हैं, देर आर 2 पर्सन. देखिए 2 इंसान होते हैं, एक ऑपरेसर जो जुल्म ढा रहा है, एक ऑपरेस जिसके ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है. तो आपको करना क्या है, इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सत्य के मार्ग पे है, तो आपको करना क्या है, जस्ट योर स्ट्रगल इज फॉर इंजस्टिस, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इंजस्टिस. आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, आप सत्य के राह पर है, तो यू शुड नॉट अप्लाई फिजिकल फोर्स. तो ऑपरेसर पे आपने फिजिकल फोर्स का अप्लाई नहीं करना है. आप सत्य की राह पे, आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, जो ऑपरेशन है उसके ऊपर फिजिकल फोर्स अप्लाई करके उसको सच अपनाने के लिए मत कहिएगा. व्हाट वी शुड डू अकॉर्डिंग टू गांधी जी, विदाउट सीकिंग वेग्रेंस, बिना एग्रेसिव बने, वेग्रेंस एग्रेसिव न बनते हुए हमें क्या करना है, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल. सत्याग्रही विन बैटल कर सकता है इफ ही अप्लाई ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. तो सच को अपनाने के बाद, नॉन वायलेंस को अपनाने के बाद, आप सत्याग्रही बनने के बाद में आप उसके कोसाइंस को जागरूक कर दो. वी शुड अपील टू द कोसाइंस ऑफ द ऑपरेसर, देन ही विल एक्सेप्ट द ट्रूथ. सो दिस इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. सत्याग्रह, सत्य को अपनाओ, नॉन वायलेंस को अपनाओ, और जो ऑपरेसर है उसको सत्य क्या है ये उसे बताओ. डोंट अप्लाई फिजिकल फोर्स. नाउ दिस इज 2 मार्क्स क्वेश्चन. नाउ moving ahead, next question,
Why did Gandhiji decide to launch national-wide satyagraha against the proposed Rowlatt Act in 1918? 1919, how did it organize? तो 1919 में गांधी जी ने रोलैट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह को कैसे अप्लाई किया था? ओके, विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलैट एक्ट, रोलैट एक्ट, एक रोलैट एक्ट क्या है पहले मैं आपको बता दूं। रोलैट एक्ट एक रोलैट ऑफिसर का नाम था। रोलैट ऑफिसर के नाम से एक कानून बना था रोलैट एक्ट। नाउ व्हाट इज मीन रोलैट एक्ट? जब 1919 में, अप्रैल 1919 में ये लॉ लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था, तो इसका मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स ने एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी और इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था। रोलैट एक्ट में बिना किसी डिटेन किए हुए, बिना किसी कोर्ट ट्रायल लिए बिना हम जो भी इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनको उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल सकते हैं। तो ये है रोलैट एक्ट। तो रोलैट एक्ट के खिलाफ इंडियन पीपल ने क्यों आवाज उठाया था? ऑब्वियसली वी नो दैट रोलैट एक्ट जो कानून बना इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं था और ये हमारे नेशनल लीडर्स को बिना कोर्ट ट्रायल के लिए उठाकर वो 2 साल के लिए जेल में डाल रहे थे। तो ब्रिटिशर्स कि ये ऐसा इनजस्टिस लॉ इन्होंने अप्लाई किया था। सो इंडियन पीपल बिकेम वेरी एंग्री और गांधी जी ने रोलैट एक्ट के खिलाफ यहाँ एक मूवमेंट, सत्याग्रह, हड़ताल स्टार्ट कर दिया। सो वी विल रीड द क्वेश्चन। सी फर्स्ट पॉइंट, इंडियन मेंबर्स यूनाइटेड ऑपोजिट टू अपोजिट। सो रोलैट एक्ट इतना इनजस्टिस वाला था कि इसके वजह से हम सारे इंडियन मेंबर्स, इंडिया के सारे जो नेशनल लीडर्स थे वे सब ऑर्गेनाइज हो गए। इट गिव गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी। देखो ये जो भी इंडिया के अंदर हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे थे, जो ऑर्गेनाइजेशन असेंबली कर रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, ये सारी चीज़ें बंद करने के लिए ये कानून लाया गया था। रोलैट एक्ट ऐसा एक्ट था कि किसी भी नेशनल लीडर्स को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के उठाकर, बिना किसी कोर्ट ट्रायल किए उठाकर वो जेल में डाल देते थे। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बताया? इट अलाउडेड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। व्हाट डिड दे ब्रिटिशर्स डू? ब्रिटिशर्स जहां भी असेंबली चल रही है, जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स हैं उनको वो कैप्चर करते थे, पकड़ लेते थे और बिना किसी कोर्ट ट्रायल के उनको जेल में 2 साल के लिए डाल देते थे। सो हियर वी कम टू नो दैट पॉलिटिकल जो लीडर्स है, हमारे पॉलिटिकल नेशनलिस्ट लीडर्स के खिलाफ ये मूवमेंट चल रहा था कि ना रहेगी नेशनलिस्ट लीडर्स, ना ही इनके असेंबलीज होगी, ना ही लोगों को मोटिवेट करेंगे और इंडिया पे हम ब्रिटिशर्स अच्छे से राज करेंगे। तो यही ये हिडन उसकी इसका मीनिंग था। सो हियर ब्रिटिशर्स के खिलाफ गांधी जी ने यहाँ रोलैट सत्याग्रह स्टार्ट किया। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस लॉ। गांधी जी ने इस लॉ को इनजस्टिस लॉ किया है। कहा गया है? क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये लॉ हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को उठा के जेल में डाल देगा, इसलिए गांधी जी ने इस इनजस्टिस लॉ के खिलाफ नॉन वायलेंस एक्टिविटी स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डिड गांधी जी डू? गांधी जी ने क्या किया? तो पहले गांधी जी ने हड़ताल स्टार्ट किया। ऑन 6 अप्रैल गांधी जी स्टार्टेड हड़ताल। 6 अप्रैल को गांधी जी ने हड़ताल स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने 6 अप्रैल को यहाँ हड़ताल स्टार्ट कर दिया। गांधी जी ने 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट की और इस जैसे एक्शन को रिएक्शन होता है, यहाँ पे जो इंडियन पीपल थे उन्होंने रैलीज निकालना स्टार्ट किया और ये रैलीज एक जगह नहीं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शहरों में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटीज में रैलीज निकाली गई और पीपल एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे कि वी हैव टू रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द इनजस्टिस लॉ। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप। लोगों ने जो रेलवे में काम करते थे ऐसे रेलवे वर्कर्स ने क्या किया? अपने रेलवे वर्कशॉप में स्ट्राइक करवा दी, हड़ताल करवा दी, रेलवे का काम काज पूरा ठप कर दिया, बंद कर दिया। शॉप्स वेर बीइंग क्लोज डाउन, दुकानें बंद कर दी। देखिए जितने ब्रिटिशर्स हमें इनजस्टिस लॉज लाएंगे उसके खिलाफ हमारे इंडियन पीपल ने कितनी आवाज़ उठाई। लोगों ने हड़ताल स्टार्ट कर दी, लोगों ने रैलीज निकाली, वर्कर्स ने स्ट्राइक करवा दिया, दुकानें बंद करवा दी। और दीज आर दी डिफरेंट एक्टिविटीज डन बाय पीपल। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है, इसको अच्छी तरह से पढ़िए। और 6 अप्रैल 1919 में जलिन आपने देखा कि रोलैट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाया गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जलियांवाला बाग मास केयर। अब मास केयर का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम।
अब जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में जनरल डायर ने यहाँ हजारों लोगों को मार दिया था। तो एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मास्केर। तो मास्केर का मतलब क्या है, हजारों लोगों को एक साथ मार दिया, जनरल डायर ने हजारों लोगों को मार दिया। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता ही आता है, लिख लो आप जलियांवाला बाग इंसिडेंट दिस पॉइंट। सो इंसिडेंट एंड इम्पैक्ट ऑफ जलियांवाला बाग। ऑन 13 अप्रैल अ लार्ज क्राउड वॉज गैदर्ड इन जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग एक छोटा सा गार्डन है जहां पर यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, एक यहाँ पे असेंबली चल रही थी। Some of them had come to protest against the government new repressive measures. As we know that Rowlatt Act हुआ था, यहाँ पे जो गवर्नमेंट नए नए मेजर्स ला रहा था वन आफ्टर अनदर, इसकी वजह से काफ़ी लोग नाराज थे। तो जलियांवाला बाग में यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा हुए थे और सारे लोग यहाँ ये बैसाखी, एज वी नो दैट अमृतसर में मेला लगा था, बैसाखी का मेला लगा था। पीपल फ्रॉम विलेजेस, लोग गांव से शहर आए थे, बैसाखी का मेला लगा था। गांव के लोगों को पता नहीं था कि मार्शल लॉ वॉज इम्पोज, मार्शल लॉ लग गया है, लोगों को पता नहीं था, लोग गांव से शहर की ओर आए थे। अब जलियांवाला बाग एक छोटा सा गार्डन है जहां पे हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे, बैसाखी का मेला लगा था, लोग गाँव से शहर की ओर आए थे। At the time what happened when the assembly is going on, जब ये असेंबली चल रही थी, मोटिवेशन चल रहा था लोगों को, तभी जनरल डायर यहाँ आते हैं। जनरल डायर केम फ्रॉम द नैरो एंट्रेंस गेट, एक छोटे से गेट से आते हैं और ही ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट को बंद कर देते और क्या करते हैं, ही ऑर्डर दी सोल्जर्स टू डू ओपन फायर ऑन दी इनोसेंट पीपल। और यहाँ पे जनरल डायर जब ऑर्डर देते हैं तो यहाँ पे हजारों इनोसेंट जो असेंबली में बैठे हुए जो चिल्ड्रन है, वुमन है, मैन है, इन हजारों लोगों पे एक साथ गोलियां चलती हैं। पीपल वर नॉट अवेयर दिस इंसिडेंट, दे डोंट नो अबाउट दिस। ओपन फायर होता है हजार लोगों के ऊपर। नाउ व्हेन पीपल वर इन अ फ्रेंजी फियर, लोग डर जाते हैं और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वी नो दैट वहाँ एक कुआं है जहाँ पर लोगों ने जंप करी थी और आज भी कहते हैं कि उस कुएं में अगर जब पानी निकाला गया तो पानी नहीं निकला था, खून निकला था। इतने लोगों ने उसमें भी जंप करने की बाद अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। सी जनरल डायर यहाँ पे लोगों के मन में डर पैदा करना चाहते थे, इसलिए जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में यहाँ पे अटैक किया था। नाउ व्हाट वाज द इम्पैक्ट of Jallianwala Bagh massacre? This is the introduction. Now we will see the answer in detail. As the news spread, crowd took on the street in northern India. जैसे ही जलियांवाला बाग मास्केर हुआ, यही इंसिडेंट जब लोगों को पता चला, ये न्यूज़ जब लोगों को पता चली तो पीपल केम ऑन स्ट्रीट, लोग रास्ते पे आ गए। देयर वर स्ट्राइक्स क्लैशेस विद द पुलिस, जब लोग रास्ते पे आए लोगों ने अलग अलग जगह पे स्ट्राइक करवा दिया और जब इनकाउंटर हुआ, पुलिस और पीपल आमने सामने आए तो लोगों ने पुलिस पे अटैक कर दिया। अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, एज वी नो दैट हर बार यही हुआ है कि जब जब लोग ब्रिटिशर्स ने इनजस्टिस लॉ लाया है तो लोगों ने पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, रेलवे स्टेशंस, जो भी गवर्नमेंट की ऑफिसेस है, बिल्डिंग्स है, वहाँ पर लोगों ने अटैक किया। पीपल अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। The government respond with the brutal repression with terrorized people. Brutal expression क्या हुआ, जब भी लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रूटल रिप्रेशन किया, लोगों की आवाज़ दबाने की तरह, पशु की तरह ब्रूटल, काफ़ी बेरहमी से लोगों पे अटैक किया और उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की। वी नो दैट कैसे रिप्रेशन करते थे, वे इंडियन पीपल को घुटनों के बल नीज के ऊपर चलने को लगाते थे एंड दे रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड। सत्याग्रही को कहते थे आपकी नोज जमीन पे रब करो और ब्रिटिश ऑफिसर को सैल्यूट करने लगाते थे। मतलब आगे चल के कोई सत्याग्रही मूवमेंट ना करे, इसलिए जनरल डायर ने जलियांवाला बाग पे अटैक किया था। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आएगा, इसे अच्छे से पढ़ लेना। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, और अगर कोई दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में, नेशनलिज्म इंडिया इस लेसन के अंदर जो भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, आज हम उसका नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन के ऊपर बनाएंगे। सो थैंक यू।